की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर, जहां 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की है। शिक्षा मंत्री ने पीएम को तमाम जानकारी दी है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पीएम ने चर्चा की है। 12वीं की परीक्षा को लेकर कल मंत्री समूह की बैठक हुई थी। पीएम ने शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। राज्यों की सहमति से छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर परीक्षा की जाए, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो देखिए, सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं किस तरीके से होंगी, कब होंगी, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है, लगातार बैठकें चल रही हैं। कल भी मंत्री समूह की बैठक हुई थी और तमाम राज्यों से ये पूछा गया था कि वो कितने तैयार हैं इस परीक्षा को लेकर। अब 1 जून को इस पर आखिरी फैसला होना है। इससे ठीक पहले आज पीएम मोदी की बैठक हुई है और इस बैठक में शिक्षा मंत्री ने तमाम जानकारी पीएम को दी है। पीएम की तरफ से भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में खास ध्यान रखा जाए कि बच्चों की स्वास्थ्य के साथ, बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो, प्रॉपर व्यवस्था हो, इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाए। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या कुछ अहम रहा इस बैठक में? तो देखिए प्राची, अगर बात करें तो जब सीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द की गई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पहल की थी और बैठक की थी। उसके बाद अगर आज बात करें तो जिस तरीके से कल बैठक हुई है मंत्री समूह की और तमाम सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री की, उसके बाद आज इसका अपडेट केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी छात्र के साथ हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ न होना चाहिए, सभी साथ सुरक्षित तरीके से परीक्षा दे सके, इसको लेकर सुनिश्चितता की जाए और तमाम सारे जो राज्य सरकार है उनके साथ भी बातचीत की जाए कि कैसे बेहतर माहौल में परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है। अगर बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कल तक सभी राज्यों को अपने सुझाव देने के लिए कहा है। कल तक सभी राज्य अपने सुझाव दे देंगे कि किस तरीके से बोर्ड परीक्षा का आयोजन होना चाहिए और क्या क्या राज्य चाहते हैं सुविधाओं के मामले में या फिर छात्रों के जो तमाम सारी सुरक्षा है उसके मामले में। इसके बाद फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस पर बैठक करेगा और 1 जून को आखिरी निर्णय होगा कि आखिर बोर्ड परीक्षाएं कब से होंगी और किस तरीके से होंगी, फॉर्मेट क्या होगा इसका, इन तमाम सारी चीजों को लेकर 1 जून को फैसला हो जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो देखिए, 1 जून को इस पर फैसला होना है और उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री ने ये बैठक की है और इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश पीएम की तरफ से दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से तमाम अहम जानकारी पीएम को दी गई है और बताया गया है कि किस तरीके से तमाम जो राज्य हैं उनका रुख है। अब 1 जून को इस पर अंतिम फैसला होना है। यूपी में कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं। हर रोज वो किसी न किसी जिले का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर वो पहुंच रहे हैं। सबसे पहले सुबह 11 बजे गोंडा पहुंचे सीएम, जहां सीएम ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, डॉक्टर से बातचीत की और अधिकारियों के साथ मंथन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड प्रभावित गांव जाकर वहां का दौरा किया। हालांकि गांव का दौरा करने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में कम होते कोविड केसों को लेकर कामयाबी गिनाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। जिले में जाकर, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर वो खुद ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो दावा प्रशासन की तरफ से किया जाता है, जो दावा अधिकारियों की तरफ से किया जाता है, उन दावों में कितना दम है। कोविड कमांड सेंटर पहुंचते हैं, वहां पर तमाम हालातों को देखते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। आज भी 3 जिलों का मुख्यमंत्री का दौरा है। सबसे पहले वो गोंडा पहुंचे हैं, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री ने। देश के अंदर लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। पॉजिटिविटी की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वह घट करके 2 के आसपास आ चुका है। हमारे यहां जो एक्टिव केस 30 अप्रैल को 3,10,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे, वह 24 अप्रैल को 38,000 से अधिक, आज वह घट करके प्रदेश में
यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर अब 3,10,000 से घट करके मात्र 76,000 पे रह गए हैं और एक दिन में आने वाले पॉजिटिव केस जो 38,000 से अधिक आए थे अब वो 3,900 तक सीमित हो चुके हैं। लगातार इसमें गिरावट है, लेकिन इसके लिए बृहद अभियान चलाना पड़ा। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के साथ साथ ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके अपेक्षित परिणाम हमारे सामने हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण अत्यधिक होने के नाते ऑक्सीजन की क्राइसिस एक समय होती हुई दिखाई दी। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने तत्काल अपनी निधि का उपयोग करते हुए हर एक जनपद में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी निधि का उपयोग किया। हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराए, एक एक हॉस्पिटल को गोद ले लें, वहां पर अपनी निधि का उपयोग करें। शासन भी आपको धनराशि उपलब्ध करवाएगा। वहां पे मैन पावर स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी की कमेटी को करना है, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल्स को करने हैं। तो ये सभी कार्रवाई हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। साथ साथ ट्रेनिंग की कार्रवाई भी, जो पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इन सब की ट्रेनिंग भी हम साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार ने ये भी तय किया है कि हमने 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर हर एक जनपद में प्रारंभ हुआ है कि थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम थर्ड वेव से पहले 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के अभिभावकों को अभिभावक स्पेशल बूथ स्थापित करके उन्हें वैक्सीनेट कर लें, उन्हें एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार करने को कहा है। मजदूरों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। सभी राज्य मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई शुरू करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दिशा निर्देश दिए हैं तमाम राज्यों को कि प्रवासी मजदूरों का ध्यान तमाम राज्य रखें, उनके लिए सामुदायिक रसोई की भी शुरुआत करें ताकि किसी को भी भूखा ना रहना पड़े। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और फिलहाल इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अविनाश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हैं इस वक्त। अविनाश, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्राची, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो तमाम सारे प्रवासी मजदूर हैं इनकी चिंता लगातार कर रहा है और जिस तरीके से तमाम सारे राज्यों से खबर आ रही है कि प्रवासी मजदूर को ठीक तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके रहने खाने का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हालांकि अगर बात करें तो एसीएस जो रहे हैं रीजनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे तमाम सारे प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण किया गया, उसको बाकायदा गूगल शीट में रखा गया और तमाम सारे प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखा गया। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये जानकारी दी गई। तो जाहिर तौर से बात है कि
सुप्रीम कोर्ट अपना इसका फैसला सुरक्षित रखा है और प्रवासी मजदूरों को तरीके से खाना मिल सके, रहने का बंदोबस्त हो सके जब तक लॉकडाउन चल रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सामूहिक रसोई चलाई जाए, जिससे कि प्रवासी मजदूर कोई भूखा न रहे, उनको समय पर खाना मिल सके। बाकी जो पूरा डिटेल फैसला है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर फैसला सुनाएगा, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो ये कि प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखा जाए। पूरे देश में पहले तो कोरोना वायरस ने कहर बरपाया था, उसके बाद ब्लैक फंगस आया और सरकार ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर रही थी कि इतने ही व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी। अब डॉक्टर व्हाइट फंगस के केस को खंगालने लगे तो एक और नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। ये वही बीमारी है कोरोना के मरीजों को हो रही है। ये मरीज कोरोना को मात दे रहे हैं, लेकिन अब इनके लिए एक नया खतरा खड़ा हो चुका है। गाजियाबाद के डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि एक नया फंगस और सामने आया है जिसका नाम है पीला फंगस। पीला फंगस इन दोनों फंगस से बेहद ही खतरनाक है। तो ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब पीले फंगस ने भी दस्तक दे दी है और डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि व्हाइट और ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है ये पीला फंगस। गाजियाबाद में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। वहीं अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो गाजियाबाद में इस समय अलग अलग अस्पतालों में 50 से ज़्यादा मरीज ब्लैक फंगस के हैं। वहीं अगर गाजियाबाद के एक अस्पताल की बात करें तो अकेले अस्पताल में 19 पेशेंट जो हैं ब्लैक फंगस के हैं और 7 पेशेंट वाइट फंगस के हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं जिनके अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज इस समय ब्लैक और वाइट फंगस के हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस किस तरह से होता है, कैसे होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं? जो ये है ब्लैक फंगस है, इसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या हमें देखने को मिल रहा है जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं और उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 400 से ज़्यादा है, 400 के आसपास, उनको ब्लैक फंगस हुआ है। ये जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको होता है। जो वाइट फंगस है ये भी इसी तरीके से उन्हीं लोगों को होता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जो हमारा ब्लैक फंगस है वो नाक से शुरू होकर आँख में जाता है और फिर ये ब्रेन पे अटैक करता है। जो वाइट फंगस है वो नाक के थ्रू सांस के रास्ते में जाके वो फेफड़े पे अटैक करता है, वो एक निमोनिया पैदा करता है। इन दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, लेकिन 8-10% केसेज में ये दोनों ही मिलते हैं। तो उस मरीज़ को इससे ये भी खतरा है कि काला फंगस ब्रेन में ना चला जाए और जो वाइट फंगस है वो उनके फेफड़ों में ना चला जाए। मेरे पास एक पेशेंट आया है कल जिसको तीन फंगस मिले हैं। उसमें एक ब्लैक फंगस है, एक वाइट फंगस है और एक येलो फंगस है। जो येलो फंगस है वो मैं अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरा 30 साल का कैरियर है। इस फंगस का नाम है म्यूकर सेप्टिकस, जो अभी ह्यूमन स्पीसीज में नहीं मिला है। मैंने बहुत लिटरेचर छाना है, उन सब में कहीं नहीं मिला है, कोई पेपर नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये पढ़ा है मैंने कि ब्लैक जो ये येलो फंगस है, जो घाव बनाते हैं हम सफाई करने के बाद नाक में, ये उसको भरने नहीं देता है और वो घाव से पस और खून रिश्ता रहता है। तो ये इन दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक कहे जाने वाला जो पीला फंगस है उसने भी गाजियाबाद में दस्तक दे दी है और पहला मरीज सामने आया है पीले फंगस का। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और अब खबर लखनऊ से। यूपी पर ब्लैक फंगस की काली छाया लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ में नॉन कोविड मरीज भी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों को भी ब्लैक फंगस हो रहा है। पीजीआई में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों को कोरोना नहीं हुआ था। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवाओं की कमी से भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के केस 100 के पार हो गए हैं। अब तक 9 मरीजों ने उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की वजह से दम भी तोड़ दिया है। तो ब्लैक फंगस का खतरा लगातार तेजी के साथ मंडरा रहा है और आलम कुछ इस तरीके के हो गए हैं कि जो नॉन कोविड पेशेंट हैं या फिर जो होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट हैं उन्हें भी ब्लैक फंगस हो रहा है। ऐसे केस भी सामने आए हैं।
चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने केस सामने आ रहे हैं, किस तरीके के हालात हैं। लखनऊ की बात करें तो 281 केस यहां पर सामने आए हैं। तो आइए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि दोनों फंगस में अंतर क्या है। दरअसल ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस फेफड़े, किडनी, आंत, पेट को ज्यादा नुकसान करता है। 50% से ज्यादा मृत्यु दर ब्लैक फंगस में है, लेकिन व्हाइट फंगस का अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। ब्लैक फंगस में कोरोना मरीजों को शिकार बनाता है, जबकि कोरोना नेगेटिव लोगों को शिकार बनाता है व्हाइट फंगस। तो ये अंतर है ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में। हालांकि ब्लैक फंगस के केस जो हैं वो ज्यादा बड़े हैं और अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक 50% मृत्यु दर ब्लैक फंगस में है, जबकि व्हाइट फंगस के अभी इस तरीके के कोई भी आंकड़े सामने नहीं आए हैं। व्हाइट फंगस फेफड़े, किडनी, आंत, पेट और नाखूनों को प्रभावित करता है, जबकि ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को प्रभावित करता है। ये दोनों ब्लैक और व्हाइट फंगस का अंतर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तेजी के साथ ये जो व्हाइट और ब्लैक फंगस हैं वो लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। और अब हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को हो रहा है जो कि कोरोना पेशेंट रहे हैं, जो आईसीयू में काफी लंबे वक्त तक रहे हैं, जिनको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। लेकिन अभी जो नए मामले सामने आए हैं उसके मुताबिक जो लोग कोरोना पेशेंट नहीं भी रहे हैं उन्हें भी व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस हो रहा है, जिसकी वजह से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि तेजी के साथ बढ़ते आंकड़ों ने कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंजेक्शन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से मुश्किलें और भी ज्यादा दुगनी हो चुकी हैं। तो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में क्या अंतर है ये हमने आपको समझा दिया। और अब राजधानी लखनऊ से अगली खबर, जहां तेजी से वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर दिया गया है। एलडीए के कर्मचारी और उनके परिजनों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। एलडीए का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश। तो ये अहम जानकारी, वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए ये सुनिश्चित सरकार की तरफ से किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर लगातार वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। अब एलडीए में एक और नया वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहां पर जायजा लेने के लिए डीएम और एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश पहुंचे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे जो एक ऐसी खबर की जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। एक और सरकार प्रदेश में टीकाकरण बढ़ा रही है। 18 साल से अधिक के हर उम्र के लोगों को टीका लग रहा है, लेकिन कई जगहों पर लोग कोरोना के टीके लगवाने से अभी भी डर रहे हैं। बाराबंकी जिले से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों में वैक्सीन का डर इतना दिख रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर छिप रहे हैं। और चलिए सीधा आपको आजमगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अमूमन हर जिले से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जहां पर मुख्यमंत्री दौरा करने के लिए पहुंचते हैं वो कोविड कमांड सेंटर पहुंचते हैं। वहां पर तमाम हालातों का जायजा लेते हैं, उनके साथ अधिकारी मौजूद रहते हैं, उनसे तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री लेते हैं। और फिलहाल गोंडा के बाद अब आजमगढ़ पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री के जारी हैं। मुख्यमंत्री लगातार हर जिले में जाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि महामारी के इस मुश्किल वक्त में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लोगों को समय पर इलाज मिल सके। जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं उन व्यवस्थाओं का फायदा लोगों तक पहुंच सके। और यही वजह है कि खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर मुख्यमंत्री तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। अभी फिलहाल आजमगढ़ में हैं, कोविड कमांड सेंटर में पहुंचे हुए हैं और वहां पर हालातों का जायजा ले रहे हैं।
तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आजमगढ़ पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए वहां पर जो कर्मचारी तैनात हैं, जो दिन रात इस कोविड कमांड सेंटर में बैठकर लोगों तक मदद पहुंचाते हैं, उनसे भी बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत कर ये देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, आजमगढ़ में सब कुछ ठीक है या नहीं। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। फिलहाल सीएम जीजीआईसी स्थित कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। तो आजमगढ़ पुलिस लाइन पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम जीजीआईसी स्थित कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लगातार तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री कोविड को मात दी है, मुख्यमंत्री ने जब से मुख्यमंत्री कोविड नेगेटिव हुए हैं, तभी से लगातार वो खुद कमान संभाले हुए हैं और खुद जमीन पर उतरकर वो जिलेवार दौरे कर रहे हैं। इससे पहले पूर्वांचल में ताबड़तोड़ दौरे उनकी तरफ से किए गए थे, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया मुख्यमंत्री ने और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं। हर रोज नए जिले में पहुंचते हैं, वहां के अधिकारियों से बातचीत करते हैं और उन व्यवस्थाओं को जांचते परखते हैं जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से होने का दावा किया जाता है, जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से होने का दावा किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री और उनसे बातचीत करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कैसे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल आजमगढ़ की तस्वीर, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर से बाहर निकल चुके हैं मुख्यमंत्री और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो आज सुबह की तस्वीर है। आज सुबह मुख्यमंत्री गोंडा पहुंचे हुए थे और गोंडा में भी उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। वहां पर भी अधिकारियों से बातचीत की है। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री के जारी हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 जिलों के दौरे मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं। आज सुबह गोंडा पहुंचे थे मुख्यमंत्री और अब आजमगढ़ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर कोविड कमांड सेंटर का उनकी तरफ से जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान गांव में भी जा रहे हैं, वहां पर भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और उन्हीं की ज़बानी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं इस महामारी के दौर में होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं जमीन पर उतर रही हैं या नहीं। क्या अधिकारियों की हीला हवाली अभी भी है या फिर अधिकारी एक्टिवली लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। इन तमाम चीजों को जांच परख रहे हैं मुख्यमंत्री। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह सीएम ने गोंडा का दौरा किया था। कोविड कंट्रोल में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत मुख्यमंत्री ने की थी और अब आजमगढ़ में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आजमगढ़ पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आजमगढ़ में भी वो कोविड कमांड सेंटर में हैं, वहां पर दौरा कर रहे हैं। वहां पर अधिकारियों से समझ रहे हैं व्यवस्थाएं कैसी हैं और फिर उसके बाद मीटिंग भी उनकी तरफ से जरूर की जाएगी। अधिकारियों से बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री अपने तमाम दौरों में। मुख्यमंत्री कुछ इसी तरीके से लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। गोंडा पहुंचे आज मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अभी फिलहाल आजमगढ़ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और आजमगढ़ में भी मुख्यमंत्री तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर आजमगढ़ पहुंचे हैं।